सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर में। और आज हम फिर एक नए एज को पढ़ने वाले हैं। इस बार हम बहुत सही और बहुत स्पीड में चल रहे हैं। फिर भी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, लेकिन कई बार मुझे लगता है ये टॉपिक तो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए बड़ा ज़रूरी था। आपको हर एज के बारे में जानना ही था, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, चाहे पोइट्री कह ले, चाहे ड्रामा कह ले, चाहे आप आ, नावल कह ले, हैं, हर सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। और जब हर सेक्शन शामिल है तो भाई वर्क किसी ना किसी एज को तो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपके कोर्स में मैं कुछ वर्क के नाम पूछ रहा हूँ, जरा आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि वो वर्क जो है किस एज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है शिबू जी, रुक जाइए, अभी थोड़ा सा यहाँ बात कर लें, फिर उस पर भी बात कर लेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आल फॉर लव, देखते हैं कौन बता रहा है, कितना फास्ट बता रहे हैं। आल फॉर लव किस एज को रिप्रेजेंट करता है? फास्ट। आल फॉर लव किस एज को रिप्रेजेंट करता है? बहुत अच्छा, रुचि के लिए तालियां, अंजलि के लिए तालियां। इतना देर लग रहा है। एज का मतलब आप नाम से बताएं, रेस्टोरेशन एज, बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राल्फ वाइस्टर ड्वाइस्टर, राल्फ वाइस्टर ड्वाइस्टर किस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बता। एलिजाबेथन एज ना कह के आप इसे बैरन एज बोल सकते हैं। एलिजाबेथन एज से ठीक पहले वाला जो टाइम था उसमें आया था ये। एज ऑफ रिवाइवल, जो आया था उसमें हमने इसको पढ़ा है। ठीक है। इसी प्रकार से गार्बाडक, हम्म जो गार्बाडक है वो भी आपका उसी समय आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे एक अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि एक बहुत ही फेमस एपिक है जिसका नाम है, नाम बताइए जो एपिक आपका ओल्डेस्ट एपिक है, किस एज में आया था? बेवुल्फ, बहुत अच्छा जी। तो बेवुल्फ कब आया? जितना मैंने पढ़ा है मैं वहीं से पूछ रहा हूँ, बेवुल्फ किस एज में आया? एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ रिवाइवल? तो एंग्लो सेक्सन एज में आया। ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, एक वर्क है जिसका नाम है एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल, ये किस एज में आया? एंग्लो सेक्सन में कि एंग्लो नॉर्मन में? बस दो में से एक बताओ। द इंग्लिश क्रॉनिकल, एंग्लो सेक्सन या एंग्लो नॉर्मन? अब देखो रुचि गड़बड़ हो गई आप। एंग्लो सेक्शन, सचिन तोमर जी, चंचल जी, नीति जी, सही है। नहीं, नीति तो आप नॉर्मन बता दी, एंग्लो सेक्शन में है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। हाँ, अल्फ्रेड द ग्रेट। हाँ तो उसे रिवाइज करिए रुचि। हम्म सर गवा एंड ग्रीन नाइट, बताइए एंग्लो सेक्शन या एंग्लो नॉर्मन? पर्ल, सर गवा एंड ग्रीन नाइट। चलो कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ाई करिए, एंग्लो नॉर्मन पढ़ेंगे तब मजा आएगा भाई। मन लगा के पढ़िए। अभी देखो आप लोग कितने कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाया। नीति आर्य आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? पूरी तरह से आप पार्टिसिपेट करिए, सभी को पार्टिसिपेट करना है, तब मजा आएगा। ठीक है। चलिए ये एक हल्का सा आप सभी का मैंने चेक करने के लिए कर लिया। मुझे करना ही पड़ेगा चेक, क्योंकि पता चले गुरुजी पढ़ा रहे हैं और टुनटुन बस आगे भागते जा रहे हैं। हम पूछे टुनटुन कैसी तैयारी? अरे गुरुजी एकदम मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब टुनटुन से अचानक 10 प्रश्न पूछे तो 10 में से केवल 2 प्रश्न बता पा रहा है टुनटुन। इससे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको जवाब देना पड़ेगा, और इसीलिए आपको रिवीजन की जरूरत है।
ये बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। मैंने आपको जो मैं एज बता रहा हूँ, ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत मैं कम दे रहा हूँ आपको। ऐसे तो एज बहुत बड़ा है, बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बहुत कम चीज़ें दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कम दे रहा हूँ कि जो चीज़ आपको ज़रूरी है एकदम जानना, सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। तो इतना तो जानिए। चलिए, आप कोई बता सकता है कि चासर साहब ने हीरोइक कपलेट की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में अपने किस वर्ष में किस वर्क में किया था? हीरोइक कपलेट का जो इंट्रोडक्शन चासर साहब के किस वर्क से माना जाता है? कुछ कैन एनीवन टेल? जल्दी फास्ट। हीरोइक कपलेट में पूछ रहा हूँ। लीजेंड ऑफ द वुमेन, अब सही है, रुचि कुमारी अनामिका। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? दिव्या। अच्छा चलो, अगला प्रश्न ये है कि ये बताओ, राइम रायल की शुरुआत चासर साहब ने अपने किस वर्क से किया था? राइम रायल, रायल है चासर, ऑटो में जान है, जो 7 लाइन का है। अब सही है। अब ट्रायलस एंड क्रेसीडा बोलेंगे तो सही माना जाएगा। ठीक है भैया, सब पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ। मेरे पढ़ाने का तभी मजा है जब आप उसको जवाब दे पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, रिवीजन शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं जो अगला एज है। इसके पहले जो हमने एज पढ़ा था वो पढ़ा था प्यूरिटन। अब हम जो आ गया है वो है एज ऑफ रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, अब ये रेस्टोरेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेस्टोरेशन पीरियड है, इस पीरियड में आप जो है, देखो जिस तरह से रेस्टोरेशन पीरियड है, हाँ ठीक है, बो पोप का, जॉनसन का, ये जो एज है रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। लेकिन अभी आप जो है थोड़ा सा ये चैप्टर में डिवाइड है। यहाँ पे जो रेस्टोरेशन पीरियड का पहला वाला पार्ट कह लीजिए, जो एज ऑफ ड्राइडन है, स्पेशली उस वाले पार्ट को यहाँ पे डील किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, रेस्टोरेशन की शुरुआत जो है, एज की शुरुआत, तो ड्राइडन जो है एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनसे होती है, और एक विलियम कानग्रू साहब हैं, उनको ध्यान रखना है। और चार्ल्स टू वो राजा है, ठीक है, जिसके अगुवाई में रेस्टोरेशन होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने जो इसके पहले का एज देखा था, आपने देखा कि वो बहुत ही ऐसा एज था, प्यूरिटन एज, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था, बहुत ही रेस्ट्रिक्शन था। ड्रामा को बंद कर दिया था, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीजें जो है लोग पसंद नहीं करते थे, आलोचना होती थी, तो ये सारी चीजें बंद हो गई थी। इंग्लैंड में हर प्रकार का खेल जो थोड़ा सा स्वच्छंद तरीके से था, या स्टेज था, सब कुछ बंद कर दिया गया था। जब रेस्टोरेशन आएगा तो एक बार केवल ये राजशाही का रेस्टोरेशन नहीं है। अगर आप डीपर लेवल पे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो दिस रेस्टोरेशन डज नॉट बिलोंग टू ओनली द मोनार्की, this restoration belong to each kind of restraint that had been implemented by puritans। जितने भी प्रकार के रेस्ट्रेंट प्यूरिटन्स ने लगाए थे, वो सारे रेस्ट्रेंट का बहाली हो गया। जैसे ड्रामा जो कि बंद था, वो क्या हो गया, फिर से ओपन हो गया। अभी हम देखते हैं क्या क्या ओपन हो रहा है, चलो चलते हैं। द चीप थिंग टू नोट इन इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज नोट करने वाली है इस समय, डूरिंग द रेस्टोरेशन, जो रेस्टोरेशन के दौरान आप नोट करते हैं, इज द ट्रेमेंडस सोशल रिएक्शन। सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत भारी भरकम, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी मात्रा में आपको सोशल रिएक्शन देखने को मिलता है। सामाजिक प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया एक बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है जब रेस्टोरेशन होता है। और ये स्पेशली ये प्रतिक्रिया किसके खिलाफ है? फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स ऑफ प्यूरिटनिज्म। ये जो प्यूरिटनिज्म एज आया था, जो प्यूरिटन्स का टाइम आया था, उसमें लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है दबाव बना दिया गया था, बहुत रोक धोक, बहुत ज्यादा लोगों को दबा दिया गया था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, डांस नहीं करना है, नचनिया बनना है क्या, ऐसा लोग कहते थे। मेरा छोटा वाला भाई, उसको डांस बहुत पसंद था, तो वो डांस सीखना चाहता था। तो हमारे यहाँ घर परिवार, बड़े भाई, रिश्तेदार सब कहते थे इसको नचनिया बनना है, बताओ, है ना।
तो जब इस तरह का एज आता है तो लोग आपके ऊपर आपके हर प्रकार की जो भी चीज़ लोगों को पसंद नहीं आता ट्रेडिशनल लोग को उसको दबा दिया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। तो प्यूरिटनिज़्म में यही हो रहा था कि डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सब जो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी तड़क-भड़क वाली चीज़ें, ड्रामा हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। तो इसीलिए लोग एकदम से जैसे उफना नहीं जाते हैं कि किसी को आप एकदम कमरे में बंद कर दीजिए तो उसे लगता है अब किसी तरह हम बाहर ही आ जाएँ चाहे जो करना पड़ जाए। हुँ? तो वही सेम हो गया कि लोग जो प्यूरिटनिज़्म का शासन था उससे उफना भी गए थे। एकदम से परेशान हो गए थे। लोगों को लग रहा था कैसे हम इससे बाहर आएँ और इसीलिए जब रिस्टोरेशन आया तो बहुत ही ज़्यादा सोशल रिएक्शन देखने को मिला। कहा जाता है कि वो व्यक्ति दिन का मतलब क्या जानेगा जिसने रात न देखा हो। वो व्यक्ति खुले में घूमने का क्या मजा जानेगा जिसने जो है कभी जो है प्रिजन में न रहा हो। ठीक है, उस पक्षी से उस जो है उड़ने का स्वाद पूछिए, उड़ने का मजा पूछिए जो पिंजड़े में बंद रहा हो। तो सेम वही कहानी है। जो इंग्लैंड के लोग ऐसा लगा कि 10-15 पिछले 10-15-20 सालों में ऐसा उनको लगा अपने पूरे लगभग ये ज़्यादा समय का शासन काल नहीं था, ओवरऑल मैक्सिमम 50 मान लीजिए। ये जितने समय का शासनकाल था प्यूरिटनिज्म का जो इनका बोलबाला था ऐसा लग रहा था जैसे लोग कहीं पे काल कोठरी में बंद हो गए हों, अपनी इच्छा से ना हंस पा रहे हैं ना अपनी इच्छा से कोई काम कर पा रहे हैं। तो लोग जब इससे मुक्त हुए तो उनका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा था और वही सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जो ये ट्रिमेंडस सोशल रिएक्शन आपको देखने को मिला, जो रिस्ट्रेन लगाया था प्यूरिटनिज्म में उसके खिलाफ, विच क्या बात है आनंद जी। कह रहे हैं मैं भी सिंगर बनना चाहता था पर पापा अपोज में थे। कोई बात नहीं, अब की बार आप नौकरी निकाल लीजिए फिर सिंगर हम आपको बनाएंगे। फिर हम लोग जो है जगह जगह आपको आमंत्रित किया जाएगा। आप टीचर भी रहेंगे और साथ ही साथ आप सिंगिंग के करियर को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, और एकदम जमा दिया देना है आपको। आपका एक यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा और जगह जगह आपकी वेबसाइट और सारी चीज़ बन जाएगी और बहुत बड़े लेवल का आपको जो है सिंगर बनना है। कुमार विश्वास और इन लोग की तरह बड़े बड़े लेवल पे जाना है। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जल्दी से बस इस नौकरी को आप पालें और ताकि हम लोग फिर बहुत आगे से आप आगे बढ़ें, हम लोग भी खुश हों कि हमारे बीच कोई इतना बढ़िया महान सिंगर है। और ये तो सच बात है, सभी को पता है। आनंद जी कितना अच्छा गाते हैं। तो चलिए, तो ये ट्रिमेंडस सोशल रिएक्शन देखने को मिला जो रेस्ट्रेन लगा हुआ था एंड विच सजेस्ट द वाइड स्विंग ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर। और ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप देखिए, ऐसे जो पेंडुलम है अक्सर क्या होता है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलता है। जैसे आप किसी एक पेंडुलम को पकड़ लो तो आप उसको पकड़ोगे बीच में तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हिलेगा। आप लोगों ने बचपन में कभी झूला झूला है? तो झूला क्या होता है भाई, आप एक जगह वो बीच में स्थिर हो गए, आप बैठ गए, थोड़ा हिलते हैं तो आगे पीछे हिलता है। लेकिन अगर कोई आपको पकड़ के कभी कभी जब झूला झूलाते हैं लोग साथी आपके, तो इतना जोर से आपको हिलोरे मारते हैं कि आप एकदम खूब दूर तक पीछे चले जाए। और जितना दूर तक पीछे जाएंगे, आप ये मान के चलिए कि जब दूसरी तरफ आएंगे तो उतना ही दूर आप ऊपर इधर दूसरी तरफ भी जाएंगे। ऐसा होता है। कभी आप लोगों ने झूला झूला है तो आप शायद समझ पाए। कभी बचपन में हम लोग झूलते थे पेड़ पे नीचे बांध के और वो है। तो सेम यहाँ पे जरा ध्यान दें कि ये पेंडुलम से तुलना किया गया है। जो प्यूरिटन एज है और जो आपका रेस्टोरेशन एज है, इसको बहुत बढ़िया पेंडुलम से समझाया गया है कि ये भैया बिल्कुल वैसे हो गया था जैसे पेंडुलम है वाइड स्विंग होता है। यानी बहुत दूर तक एक तरफ पेंडुलम जो है खूब ज्यादा गया है। क्योंकि प्यूरिटनम एज में क्या था, प्यूरिटन एज में एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था कि सारी खुशियां सारे डांस हर प्रकार की खुशी को दबा दिया गया था। तो वो उधर एक्सट्रीम में चला गया था। तो कहा जाता है जब एक्सट्रीम का जवाब भी एक्सट्रीम ही होता है। अक्सर आप देखिए, मैंने देखा है कि जिस बच्चे को माँ बाप ने ज्यादा दबा के रखा है, जब वो बच्चा खुलता है तो उतना ही खतरनाक बन जाता है, माँ बाप का बिल्कुल इज्जत नहीं करता। ऐसे मैंने देखा, एक मेरा मित्र था, तो उसकी कहानी क्या थी कि उसके मम्मी पापा उसको एकदम दबा के, बेटा ये करना है, ऐसे खड़ाना, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं वो करना है, बेटा ऐसे ऐसे। बेटा पागल हो गया वो। फिर उसके बाद से एक ऐसा समय आया कि उसने अपने मम्मी पापा का ऐसा विरोध किया कि उसके मम्मी पापा जो कह देते थे वो काम वो नहीं करता था, बाकी सारा काम करता था। तो ये भी हो जाता है।
तो हमने 2-3 ऐसे केसेस देखे एक्सट्रीम वाले। तो जब आप किसी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, जैसे प्यूरिटनिज्म में बहुत ज़्यादा दबाया गया, तो जब रेस्टोरेशन आया तो भैया लोग इतना स्वच्छंद मज़ा लेने लगे जीवन का, जितना सोचे नहीं थे। अब वो लिटरेचर में खूब जम के दिखेगा। तो इस तरह क्या हुआ कि एक स्ट्रीम से अब दूसरे स्ट्रीम की ओर जा रहे हैं। एक तरफ खूब दबाया गया, तो अब दूसरी तरफ खूब उभर के आएंगे। जिंदगी का उधर मजे नहीं लेने दिया गया, अब इधर खूब जम के मजे लेंगे। अभी आप देखेंगे कैसे लिटरेचर में होगा। मजा आ रहा है कि नहीं भाई? बहुत डीपर लेवल पे देखो, ये है बहुत नीरस चीज, लेकिन इस नीरस चीज को, हिस्ट्री को भी देखिए मैं कितना मजे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मजा आ रहा है तो भाई ताली बजाओ। बिना ताली बजाए फिर मेरी एनर्जी कहाँ से आएगी? तो तालियां बजाने से पीछे ना हटे। हाँ, ताली बजाएं, ऐसा यस सर नो सर करने से कुछ नहीं होने वाला। आप यहाँ तो मेरी बात को आप लोग समझिए, अगर समझ पा रहे हैं तो मजा आना चाहिए, और नहीं तो फिर इतनी मजेदार क्लास पढ़ाने का तो कोई नहीं, सिंपल सिंपल पढ़ा दूंगा। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर अ जनरेशन, एक जनरेशन के लिए क्या हुआ? मेनी नेचुरल प्लेजर्स, ठीक है, हैड बीन सप्रेस्ड। आप सभी को पता है लगभग एक जनरेशन तक जो नेचुरल प्लेजर्स थे बहुत ढेर सारे, जैसे ड्रामा देखना और बहुत सी चीजें, सारी चीजों को बंद कर दिया गया था, सारी चीजों को सप्रेस्ड कर दिया गया था। तो अब वो समय आ गया था फिर से। तो अब क्या हो गया? नाउ द थिएटर वर रीओपन। अब फिर से क्या हो गया? थिएटर को आप सभी को पता था 1642 में बंद कर दिया गया, अब वो थिएटर्स को ओपन कर दिया गया था। इंग्लैंड में एक जो है लड़ाइयाँ होती थी, लोग बेट लगाते थे। बुल की लड़ाई आप लोग को पता होगा, बुल एंड बियर। तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी। अब ये मुझे नहीं पता बुल बुल में होता था, बियर बियर में अलग अलग होता था, कि ये आपस में भी होता था। स्पेन में आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा ही फेमस है जो बुल की लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है। आपके केरला के आसपास कोई जगह है जहाँ जद्दी कट्टू बोला जाता है। हाँ, ये बड़ा फेमस था, कोर्ट ने इस पे बैन भी लगा दिया था, बुल फाइटिंग। तो ये सारी चीजें बैन थी। ये जो है प्यूरिटनम एज में, तमिलनाडु, बिल्कुल मुझे जी के ध्यान नहीं, तमिलनाडु की है, ठीक है। तो जो है ये लड़ाइयां होती थी इनके बीच में, लोग बेटिंग करते थे। वो सारी चीजें प्यूरिटनम एज में बंद हो गई थी, अब वो क्या होगी? फिर से रिवाइव हो गई, फिर से वो सारी चीजें ओपन हो गई। इसी के साथ जो है और क्या क्या ओपन हो गया भाई, देख लो। अब इसके अलावा जो है आप बात देखें अगर यहाँ पे, तो आपका जो है थिएटर ओपन कर दिया गया, ये बुल फाइटिंग, बियर फाइटिंग सब स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांसिंग, ये सारी चीजें जो हैं सब स्टार्ट हो गया। ये क्या है? अ वाइल्ड डिलाइट इन द प्लेजर। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है। अब लोग आनंद तो लेना चाहते थे, लेकिन जिस आनंद को इतने दिनों से मिस कर रहे थे, अब उसमें वाइल्ड हो जाना चाहते हैं। ये देखो, बहुत कहा जाता है बहुत दिनों से किसी को आप दुख देंगे, हाँ, कष्ट में है व्यक्ति, वो सोचा कि प्लेजर होता क्या है उसे महसूस ही नहीं कर पा रहा था, तो अब वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके प्लेजर ले रहा था। अब वो डांस कर रहा है तो 2-3 स्टेप नहीं कर रहा है, घंटों तक डांस ही कर रहा है। गाना बजा रहा है तो घंटों तक गाना चल रहा है। मतलब बहुत आनंद ले रहा है, फुल फार्म में चल रहा है इंग्लैंड के लोग अब। और साथ ही साथ आप सभी को पता है जो प्यूरिटन एज था वो बहुत ही सात्विक वाला एज था। मतलब लोग कम जो आर्टिफिशियल चीजें थी उनमें कम भरोसा करते थे। ठीक है, जो मेटलिस्टिक चीजें थी उनमें कम उनका लगाव था। उन सारी चीजों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हुआ क्या कि जब रेस्टोरेशन एज आया, तो आप सभी को पता है कि फ्रांस से आपके किंग चार्ल्स सेकेंड आते हैं, और फ्रांस में फैशन का बहुत बड़ा बोलबाला था। तो वहां से वो अपने साथ फैशन सेंस को लेके आते हैं। और इंग्लैंड भी वैसे ही होगा। वेनेटीज का मतलब जो व्यर्थ के दिखावे हैं, घमंड है, या आप कह लीजिए कपड़े, ऐसी फालतू चीजें जो हैं, जो व्यर्थ की चीजें हैं, उन सारी चीजें जो है वेनेटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की जो वेनेटीज हैं, उन्होंने क्या कर लिया? रिप्लेस कर लिया द एब्जॉर्बस absorption in the other worldliness which characterize the extreme of the puritanism। बहुत डीपर लेवल की बात समझिए यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि जब आप प्यूरिटनिज्म एज में देखते थे, तो प्यूरिटनिज्म एज में क्या दिखाई पड़ता था? कि एक अदर वर्ल्डलीनेस की भावना थी। और ये भी कैसे थे? एक्सट्रीम लेवल पे थी। अदर वर्ल्डलीनेस का मतलब क्या होता है? इस वर्ल्ड से बाहर जो दूसरी दुनिया है, यानी परलोकवादी होना, स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना, ईश्वर को ध्यान करना।
तो एक तरफ जो प्यूरिटन प्यूरिटन एज था, वो एक तरह से एज आप स्पिरिचुअलिटी बोल लीजिए, वहाँ पे इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था। और ये जो फालतू के दिखावे वाली चीज़ें हैं, फैशन, घंटों मेकअप करना, हाँ, खूब बढ़िया से फाउंडेशन 1 किलो लगाना, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी उस समय। लोग बहुत ज़्यादा जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, मेकअप और बहुत सी चीज़ें जो हैं, अच्छे कपड़े पहनना, बहुत हाई लेवल के दिखावा करना, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, इन सारी चीज़ों का अब बोलबाला हो गया और लोग अब प्लेजर को ही सब कुछ मानने लगे, इसे एन्जॉय करने लगे। तो वैनिटी का मतलब आप लोग समझ गए, वैनिटी का मतलब एक तरह से घमंड भी होता है। वैनिटी का मतलब जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं, जो कि आपके लिए वर्थलेस है। वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अब जो है इस एज के लोग दिखाएँगे। अब वो कैसे दिखाएँगे, आपको एक बहुत बेहतर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। रेस्टोरेशन एज में एक बहुत ही फ़ेमस आपका प्ले लिखा गया है। वो प्ले क्या है? वो प्ले है वे ऑफ द वर्ल्ड। उसमें एक मैडम हैं, वो 50 साल की उम्र में हैं? और 50 साल की एज में भी वो क्या करती हैं? वो घंटों जो है अपने मेकअप, जो शीशा रूम है, मेकअप रूम है, उसमें घंटों खड़े होके जो है अपने आप को सजती हैं, संवरती हैं, ठीक है? और उनको 50 साल की एज में उनको बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा ना कि जो चीज़ प्यूरिटनिज़्म में मना था कि अगर एक बार आपके हस्बैंड की डेथ हो गई तो आपको नन बन जाना है या सात्विक जीवन जीना है, अब वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक हस्बैंड है तो एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रेस्टोरेशन एज में जम के देखने को मिलता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपको दिखाई पड़ता है कि जो किस प्रकार से जो है आपका मिराबेल एंड मिलामंट है, तो मिराबेल जो है उसका कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था पहले से, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे से प्यार करता है, शादी करना चाहता है। तो ये सारी चीजें आपको खूब जम के देखने को मिलता है आपको इस एज में, क्योंकि ये सारी चीजें मना थी उधर, तो अब ये खूब जम के देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द लिटरेचर इज द चेंज। अभी तक तो हमने समाज को देखा, हम लिटरेचर तो आपको बस बता रहे थे, अब यहाँ पे एग्जैक्टली डब्ल्यू जेलोंग बताएंगे। डब्ल्यू जेलोंग जी कह रहे हैं कि द लिटरेचर इन लिटरेचर द चेंज इज नो लेस मार्क्ड। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लिटरेचर में भी जो चेंज हुआ वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब जो सामाजिक तौर पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन लोग दे रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रिलीजन कह लीजिए, या इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, या इन द फील्ड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एक तो आपको रिएक्शन देखने को मिल ही रहा था। लेकिन लिटरेचर में भी जब इस समाज में दिखेगा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो जो समाज में है वो लिटरेचर में भी दिखेगा। तो लिटरेचर में भी आपको कम चेंज देखने को नहीं मिल रहा है फ्रॉम द एलिजाबेथन ड्रामा। अगर आप एलिजाबेथन ड्रामा, जो इसके पहले की बात है, एलिजाबेथन प्ले राइट्स टर्न टू कोर्स, ठीक है। अब जो है एलिजाबेथन जो प्ले राइट्स थे, ठीक है, वहां पे आपको क्या था, टर्न टू कोर्स। कोर्स का मतलब आप समझ गए, भद्दी, इविल सीन्स, ठीक है, इविल सीन मतलब खराब तरह की सीन्स जो हैं, विच प्रजेंटली डिसगस्टेड द पीपल एंड वर ड्रीवन फ्रॉम द स्टेज। जो चीजें एलिजाबेथन प्ले राइट्स कर रहे थे एक समय के बाद, आप सभी को पता होगा कि जब पतन होने लगा था, तो ये सारी चीजें हो रही थी और इसी की वजह से लोग डिस्कस करना शुरू कर दिए थे। जो इविल सीन्स आ रहे थे, जो भद्दे तरीके से नाटक को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, कैरेक्टर दिखाए जा रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने स्टेज को छोड़ दिया था। मतलब लोग एक तरह से थिएटर में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिए थे। और एक तरह से आप देखिए कि 1942 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन ये फिर से ओपन हो गया। तो अब वो सारी चीजें आपको फिर से देखने को मिलेंगी। जरा ध्यान दें, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम रोमांस राइटर्स टर्न टू द रियलिज्म। पहले क्या था कि एलिजाबेथन एज में आप देखते थे कि रोमांस का एलिमेंट ज्यादा था, रोमांटिक एलिमेंट ज्यादा था। अब क्या हो गया, अब रियलिज्म की ओर लोग ज्यादा जाने लगे हैं। जो यथार्थवाद है, जो चीजें सही में हो रही हैं समाज में, उस चीज को दिखाया जाने लगा, ठीक है जी। फ्रॉम इटालियन इन्फ्लुएंस विद इट्स exuberance of imagination, they turned to France and learned to repress the emotions। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
आपने अभी पहले ये देखा कि रोमांस से रियलिज्म की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा जो इटालियन इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, जिसमें इमेजिनेशन भरा हुआ था, ठीक है? तो जो ये इमेजिनेशन का एक्सुबरेंस था, वो क्या होने लगा, अब वो खत्म होने लगा और ये अब फ्रांस की ओर टर्न हो गए और अब इन्होंने इमोशंस को दबाना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पहले इमोशंस जम-जम के मिलती थी, भर-भर के मिलती थी वर्क में। अब क्या हो गया? अब इनके वर्क में इमोशन को रिप्रेस किया जाने लगा, दबाया जाने लगा। अब इमोशंस को ज़्यादा व्यक्त नहीं किया जा रहा है। ठीक है जी। 2 चेंज आपने देखा। पहले इटली से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, अब ये लोग रेस्टोरेशन एज में फ्रांस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू फॉलो द हेड रादर देन द हार्ट। अब इनकी कोशिश क्या है? इनके जो दिमाग में चल रहा है, जो इंटेलेक्ट में चल रहा है, उसको ये फॉलो करना चाह रहे हैं। अब हृदय जो कह रहा है, जो मन कह रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। यानी जो मन कह रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हेड की बात सुन रहे हैं, हार्ट की बात नहीं सुन रहे हैं इस एज में। एंड और एलिजाबेथन एज पूरी तरह हार्ट को सुनती है। एंड टू राइट इन अ क्लियर, और अब ये चाह रहे हैं कि एकदम क्लियर, कंसाइज और फॉर्मल स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी घुमा के इधर उधर की बात नहीं करनी है, सीधे क्लियर, कंसाइज और बहुत ही फॉर्मल स्टाइल में अब ये लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स, जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका रेस्टोरेशन एज है, ये रूल्स को भी फॉलो करता है। ये कहता है कि मुझे अपने लिटरेचर को एकदम परफेक्ट फॉर्म में दिखाना है, एकदम परफेक्शन में दिखाना है। और परफेक्शन में कब दिखेगा? जब ये रूल्स को फॉलो करेगा पूरी तरह से, क्लियर होगा, कंसाइज होगा, फॉर्मल होगा। तो ये इनके लिटरेचर की विशेषता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एकदम क्लियर है भाई सारा, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बहुत कम शब्दों में बता दी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं भाई। पोएट्स टर्न्ड फ्रॉम द नोबल ब्लैंक वर्स ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। अब ध्यान दीजिए, लोगों ने क्या किया कि लोग जो कि अभी तक आपको पता है कि शेक्सपियर के समय ब्लैंक वर्स का बहुत बोलबाला था, एलिजाबेथन एज में ब्लैंक वर्स का बोलबाला था। अब लोग किस ओर टर्न हो गए? अब लोगों ने शेक्सपियर और मिल्टन के ब्लैंक वर्स को छोड़ दिया रेस्टोरेशन एज में। फ्रॉम द वैरायटी एंड मेलेडी विच हैड करेक्टराइज्ड इंग्लिश पोएट्री सिंस चासर डे। और जो वैरायटी मेलेडी आपको दिखाई पड़ता है चासर के समय से, उन सारी चीजों को किसने छोड़ दिया? रेस्टोरेशन एज के पोएट्स ने छोड़ दिया। और ये पूरा 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 ध्यान इन्होंने केवल एक प्रकार के पोइटिक फॉर्म की ओर लगाया। कैन एनीवन टेल वो कौन सा पोइटिक फॉर्म है जिसपे बहुत ज्यादा जोर है रेस्टोरेशन एज के पोएट्स का? वो क्या है? वो है हीरोइक कपलेट। अब इनका जोर हो गया पूरी तरह से हीरोइक कपलेट पे। अब ये जितनी वैरायटी आपको दिख रही थी इसके पहले की, वो नहीं आ रही है। पूरी तरह से इनका फोकस कहाँ है? हीरोइक कपलेट पे। और हीरोइक कपलेट ऐसे नहीं, बल्कि बहुत हाई लेवल पे मैकेनिकल परफेक्शन। अगर आप किसी मशीन से हीरोइक कपलेट के इनको चेक करोगे तो आपको बहुत ही, तब भी उतना ही परफेक्शन नजर आएगा। मतलब एरर होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत अच्छे लेवल पे, मैकेनिकल लेवल पे, हाई लेवल पे, परफेक्शन के लेवल पे हीरोइक कपलेट को लिखते हैं। और इसीलिए जब आपसे पूछा जाता है कि रेस्टोरेशन एज में कौन सा वर्स फॉर्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में था, तो हीरोइक कपलेट है। और जो सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं हीरोइक कपलेट के, वो दो राइटर हैं। और वो कौन है? ड्राइडेन एंड पोप। ठीक है। मोनोटोनस क्यों दिया है? मोनोटोनस इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि भाई वैरायटी नहीं है ना। जैसे शेक्सपियर, जब आप जितना वैरायटी मिलेगा तो आपका मन ज्यादा लगेगा। जैसे सपोज करो, आप थोड़ी देर के लिए समझो, कोई चीज कितनी अच्छी क्यों ना हो। जैसे सपोज करिए संजय जी, आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब हो क्या जाए कि आपको एक दिन अब ये कर दिया जाए आपके घर पे कि आपको सुबह भी रसगुल्ला दिया जाए, शाम को भी दिया जाए, दोपहर, रात, जब आप उठो तो बस आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए। तो अब रसगुल्ला कितना भी पसंद है, लेकिन खाली रसगुल्ला ही आपको दिया जाएगा तो क्या होगा? आप ऊब जाएंगे। और आप भी, आपके घर कोई आएगा तो उसको भी रसगुल्ला खिला रहे हो तो वो भी ऊब जाएगा। कितना भी अच्छा है तो क्या हुआ? लेकिन जब बार बार हर समय वही चीज करोगे तो मजा नहीं आएगा।
तो यही गड़बड़ी हो गई। जो इसके पहले था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, वो वैरायटी यहाँ पे खत्म हो गई, एक प्रकार के पोएटिक फॉर्म पे आके टिक गए, ठीक है, ये गड़बड़ी हो गई। दूसरी बात, छूट नहीं दे रहे हैं, नियम कानून की बात बहुत कर रहे हैं, भैया ये नियम है हीरोइक कपलेट का, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम कानून बना दिया कि कहा जाता है जब थोड़ी छूट रहती, पोइटिक लाइसेंस का कॉन्सेप्ट यही तो है कि भैया थोड़ा छूट दो, जब थोड़ा छूट दोगे तो थोड़ा सा रूल को तो फॉलो नहीं करेगा लेकिन मजा आएगा, ठीक है, इमेजिनेशन भर भर के आएगा। लेकिन जब आपसे कोई कह दे देखो भैया ऐसे करो, ऐसे एकदम होना चाहिए, अब पता चले टुनटुन को कोई काम बताया गया और फिर उसे एकदम टाइट कर दो, बार बार को नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इतना नियम बता दो, अब टुनटुन डर जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो नियम कानून में एक एक लिमिट तक ही होना चाहिए, उसके बाद उसमें शिथिलता दे देनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी नियम कानूनों में बंध के कभी नहीं आती। वही गड़बड़ी हो गई। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मोनोटोनस कहा गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बताइए भैया, डीपर लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो भी ताली बजाने से पीछे ना हटे। हाँ, चलो भाई। आह, चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द एज, इस एज के जो सबसे बड़े राइटर हैं वो कौन है? जॉन ड्राइडन साहब। इस एज के सबसे बड़े राइटर हैं जॉन ड्राइडन, हु established द हीरोइक कपलेट एज अ प्रिवेलिंग वर्स फॉर्म इन इंग्लिश पोएट्री। उन्होंने हीरोइक कपलेट को एक ऐसा वर्स फॉर्म बना दिया जो इंग्लिश पोएट्री में हमेशा के लिए अब आ गया, हमेशा के लिए अब रहने लगा। हु डेवलप्ड अ न्यू एंड सर्विसेबल प्रोज स्टाइल सूटेड टू द प्रैक्टिकल नीड ऑफ द एज। और ये एक बहुत बड़ी बात है, अक्सर कहा जाता है जॉन ड्राइडन साहब पोइट्री के जितने अच्छे राइटर तो उतने ही बड़े प्रोज के भी राइटर हैं। इनको पहला जो है फॉर्मल क्रिटिक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्रिटिसिज्म में और प्रोज में बहुत बड़े लेवल पे काम किया। इनका वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है, द एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, बहुत ही बेहतरीन क्रिटिकल और इंग्लैंड का सबसे पहला बेहतरीन क्रिटिकल वर्क माना जाता है। ध्यान रखना आप लोग को, हालांकि इससे पहले भी लिखा गया, लेकिन ये लैंग्वेज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्रिटिकल वर्क है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। बिल्कुल सही रुचि जी, एकदम सही है। और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा, इसीलिए इन कहा जाता है कि इन्होंने पोइट्री में तो जो किया किया ही, लेकिन प्रोज में भी इन्होंने इस तरह से प्रोज स्टाइल इंग्लैंड की बना दी जो उस समय के प्रैक्टिकल नीड के हिसाब से जरूरी थे। इसलिए इनको बहुत अच्छा प्रोज का राइटर भी माना जाता है। एंड द पॉपुलर रिडिक्यूल ऑफ प्यूरिटनिज्म इन बर्लेक्स एंड डॉगरल इज बेस्ट एग्जाम्प्लिफाइड इन बटलर हुडीब्रास। अब एक दूसरे राइटर की बात हो रही है, हुडीब्रास की। हुडीब्रास एक तरह से सैटिरिक पोएट थे, सटायर लिखते थे, ठीक है। और सटायर में क्या होता है, जैसे बर्लेक्स है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे जो प्यूरिटनिज्म एज की बहुत ही आलोचना की है अपने तरीके से, किसने? हुडीब्रास ने। बर्लेक्स एक तरह से कॉमेडी होता है, लेकिन कॉमेडी यदि आप किसी को सटायर के तरीके से करें तो बर्लेक्स फॉर्म में होता है। इसको बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। अभी एक कॉमेडी का टाइप समझिए है ये, और जिसमें थोड़ा सा सटायर का भी एलिमेंट रहता है। तो ये है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यस रेडिक्यूल करा जाता है, बिल्कुल रेडिक्यूल किया जाता है, दूसरे की आलोचना की जाती है, तो वो आपको देखने को मिलता है हुडीब्रास में। और डॉगरल का मतलब एक ऐसा वर्स होता है जो बहुत रिफाइंड नहीं होता है, इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म होता है। तो इन्होंने बर्लेक्स और डॉगरेल के माध्यम से जो है बटलर साहब ने प्यूरिटनिज्म की आलोचना की है, रिडिक्यूल किया है, मजाक उड़ाया है। और इस एज का ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है हुडीब्रास। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हु हैज रिटन हुडीब्रास, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द रियलिस्टिक टेंडेंसी, इस एज में आपको रियलिस्टिक टेंडेंसी मिलती है, द स्टडी ऑफ फैक्ट मिलता है, एंड ऑफ मेन एज दे आर, जो ऐसे व्यक्ति जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाई पड़ता है। इज सोन इन द वर्क्स ऑफ रॉयल सोसाइटी, जो रॉयल सोसाइटी है, आप सभी को पता होना चाहिए रॉयल सोसाइटी की स्थापना भी इसी एज में हुआ था। तो रॉयल सोसाइटी के जितने भी वर्क हैं आपको वहां पे जो रियलिटी है वो सारी चीजें दिखाई पड़ती है। इन द फिलोसफिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स
और जो हाफ़ साहब हैं ये प्रोज़ राइटर हैं, इनकी फ़िलॉसफ़ी में आपको दिखता है, लॉक साहब की फ़िलॉसफ़ी में दिखता है, ठीक है? ये सब बड़े राइटर्स हैं प्रोज़ के जहाँ पे आपको मिलता है बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को, टेंडेंसी को, रियलिस्टिक टेंडेंसी को अच्छे से दिखाया गया है इनके वर्क में। एंड और सबसे बड़ी बात जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा, टीजीटी में भी पूछा, पीजीटी में पूछा है कि इस एज में 2 बहुत ही बड़े डायरिस्ट थे। कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द डायरिस्ट? बहुत ही फेमस डायरिस्ट थे। आप उनके नाम बता सकते हैं क्या? 2 डायरी राइटर इस एज में हैं, बड़े ही फेमस हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोनों डायरी राइटर को। एक हैं इवेलिन और एक हैं सैमुअल पेपीज। ये दोनों का नाम याद रखिएगा। ये डायरिस्ट हैं, डायरी राइटर हैं। अक्सर पूछ दिया जाता है कि किस एज को ये बिलोंग करते हैं या इनमें से कौन जो है डायरी राइटर हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने उस समय के समाज का, सोशल लाइफ का बहुत ही माइन्यूट तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपनी डायरी में उल्लेख किया है। The age was one of the transition from the exuberance and vigor of Renaissance literature to the formality and polish of the Augustan age. आप कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रांजिशन का एज है, जहां आपको रेनेसा एज में बहुत ज़्यादा एक्जुबरेंस दिखता है, ठीक है, विगर दिखता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे वो बदल जाती, अब यहाँ पे फॉर्मेलिटी आ गई और पॉलिश आ गया। तो जो यहाँ पे इस एज में पहले आपको सब कुछ इमोशनल एज था, इमोशन का दौर था, हार्ट की बात सुनी जाती थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे लैंग्वेज को बहुत ही फॉर्मल कर दिया गया है और जो है पॉलिश कर दिया गया है, ठीक है? बहुत ही पॉलिश्ड लैंग्वेज समझ रहे हैं? यानी बहुत ही उसे रिफाइंड कर दिया गया है, ग्रामर, रूल्स, रेगुलेशन इस पे ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है। आप सभी को बता दूँ कि आगे आने वाला जो एज है, वो आपका ऑगस्टन एज है। अभी ये जो बीच का दौर है, अभी ये चल रहा है। ये तो ना पूरी रेनेसा से धीरे-धीरे चेंज होके यहाँ पे फॉर्मेलिटी पोलिस जो है धीरे-धीरे ये कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपको नज़र आएगा ऑगस्टन एज में, जो इसके बाद का आने वाला एज है और वो पूरी तरह से फ़ोकस्ड हो जाएगा फॉर्मेलिटी पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, सिटी लाइफ़ को रिप्रेज़ेंट करेगा, वो हम आगे देखेंगे। इन स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट विद द प्रीसीडिंग एजेस, जो पहले की एजेस हैं उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट दिखाई पड़ता है इस एज में। कंपैरेटिवली लिटिल ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर इज फेमिलियर टू मॉडर्न लिटरेचर। अगर आप एलिजाबेथन एज की बात करें तो एलिजाबेथन एज का लिटरेचर कितना पॉपुलर है आप सभी को पता है। शेक्सपियर को आज कौन नहीं पढ़ता है, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम कौन नहीं जानता है, स्पेंसर का नाम कौन नहीं जानता है, फिलिप सिडनी का नाम कौन नहीं जानता है। तो ये सब बड़े बड़े राइटर्स हैं, इनके पोइट्री को, बेन जॉनसन को कौन नहीं जानता, हर कोई पढ़ता है, जानता है। अगर आप तुलना करें इसके पहले की एज, यानी चासर के भी एज को देख लें तो कैंटरबरी टेल्स, इसके जो पहले की एजेज हैं और रेस्टोरेशन एज में तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहले के एजेस के वर्क हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इन कंपैरिजन टू जो रेस्टोरेशन लिटरेचर है वो बड़ा कम फेमिलियर है मॉडर्न लिटरेचर में और मॉडर्न रीडर्स को, और हम थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं या कम पढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू एलिजाबेथन लिटरेचर। तो ये है, यानी बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ध्यान रखिएगा, एक बात समझ लीजिए, जहां पे बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन की बात आ जाएगी, जहां बहुत फॉर्मेलिटी की बात आ जाएगी, वहां लोग को मजा नहीं आता है। अक्सर आप देखिए दो प्रकार के पेरेंट होते हैं। एक पेरेंट होते हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत टाइट बिहेवियर करते हैं। कुछ माताओं को आप देखिए जो अपने बच्चों के सामने एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ऐसे, इतना ज़्यादा उसको नियम कानून और सारी चीज़ें बता देंगे कि एक समय के बाद वो बच्चा अपनी कोई भी इमोशनल बात अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाता है। तो जब नियम कानून ज़्यादा आ जाता है तो फिर आपको पसंद कम किया जाने लगता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, ठीक है? लेकिन वही कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, बच्चे से हर तरह की बात कर लेते हैं, हर एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, तो बच्चा अपनी हर एक बात बताता है। ठीक है? तो ये बात है यहाँ पे, और यही वजह आप कह सकते हैं कि चाहे रेस्टोरेशन एज में रियलिटी को बहुत दिखाने जाने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट क्या आप ये कह लीजिए कि रूल्स रेगुलेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद भी इनका लिटरेचर बहुत हिट नहीं हो पाया, क्योंकि ये हार्ट की बात नहीं सुनते थे, ये हेड की बात सुनते थे।
ठीक है? तो भाई हृदय वाली बात ज़्यादा दूर तक जाती है ना, इसीलिए एलिजाबेथन लिटरेचर आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिट माना जाता है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा होगा। बताइए भाई कितना आनंद आया आप लोग को, मज़ा आया कि नहीं आया? तो डीपर से डीपर लेवल पे मैंने आपको ये मुश्किल से 3 छोटे-छोटे पैराग्राफ थे, मैंने समय लिया, ज़्यादा समय लिया, सिर्फ़ इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डीपर लेवल पे समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरी चीज़ को समझ पाए होंगे, हृदय की गहराइयों में जा पाया होगा मेरी बात, तो निश्चित तौर पे आप मेरी इस क्लास का बहुत कदर करेंगे और आपको लगेगा कि यस, सर आपने क्या चीज़ पढ़ाई, हैं? चलिए बहुत अच्छा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, और फिर एक न्यू, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 4-5 लेक्चर और मैक्सिमम जाएंगे और हम पूरे जितने भी पीरियड्स हैं सबको पढ़ लेंगे। आज हम रेस्टोरेशन एज पे आ चुके हैं, लगभग मिडिल में हैं। अब इसके बाद आपका अगस्टन एज है, फिर रोमांटिक एज है, फिर विक्टोरियन एज है, फिर मॉडर्न एज है। तो मुश्किल से 4-5 लेक्चर और है जिसमें हम चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है? तो इसको पढ़ लीजिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या कुछ और पढ़ा दें? इसको रोक दें, एक बार मुझे बता दो कि क्या आप लोग इसे चाहते हैं कि अभी ये चले? मैंने क्लास के बाद ही कर भी कल भी कर दिया था, अभी कर दूंगा चंचल जी, डोंट वरी। हम कहें क्यों बार बार आप चली जा रही हो? अच्छा लाइट कट जा रहा है। एक क्वेश्चन का मुझे जवाब आप लोग दे देंगे। ये बताइए कि जो एलिजाबेथन ये जो आपका रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स हैं, ये स्पेशली किस कंट्री के लिटरेचर से प्रभावित है? कैन एनीवन टेल? इटली, फ्रांस, ग्रीस, 3 ऑप्शन है आपके सामने, रोम 4 ऑप्शन। यही कहा जाता है, देखो दोनों चीजें थी और आप गलत वाले को सही समझ लिए। अनामिका संजय के लिए उल्टा ताली। रुचि, दिव्या, चंचल, अनीता पांडे, सचिन तोमर, बहुत अच्छा प्रयास भाई। क्यों आप लोग गलत बता रहे हैं? देखो मैंने ये कहा था कि एलिजाबेथन एज का जो लिटरेचर है, राइटर्स हैं, वो इटली से प्रभावित है। समझे कि आपकी नहीं? और उसके अगेंस्ट में, उसके उल्टा, जो आपके इस एज के लिटरेचर है रेस्टोरेशन वाले जो हैं, ये फ्रांस से ज़्यादा प्रभावित है। और फ्रांस में फैशन, दिखावा, आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा जोर है वहाँ के लिटरेचर में। ठीक है जी। तो चलिए बस आज इतना ही रखते हैं। सभी को गुड नाइट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा दिव्या कह रही है सर मेंस की प्रिपरेशन कैसे करूं, प्लीज रिप्लाई सर। ऐसे ही करो जैसे पढ़ा रहे हैं, अब ये मेंस का ही प्रिपरेशन हो रहा है। जैसे हम आपको हर एज बता रहे हैं, अब आपको हर एज का करेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आप इसी को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब आप जैसे, ये आपके लिए एक तरह से 200 वर्ड में है ये। हाँ। अच्छा अनामिका कह रही है तो मैं तो रेस्टोरेशन के लिए पूछा ना अनामिका। चलो कोई बात नहीं है, आपने अगर एलिजाबेथ के लिए बताया तो आप सही बताइए एलिजाबेथन के लिए, ठीक है? अभी तो इतना ही पढ़ लो संजय, ठीक है? पॉइंट्स में अगर देखो, आप देखो ध्यान दो आप, ये ऑलरेडी पॉइंट्स में ही है। आप इसी जितने भी मैंने एज आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक तरह से जितना डब्ल्यू जे लॉन्ग ने दिया है, ये एक तरह से आपके लिए लॉन्ग आंसर है। यानी ये 200 वर्ड में लगभग आसपास में दिया हुआ है, 200 से 250 वर्ड में, 300 वर्ड में। आप इसी को 200 वर्ड में लिख दोगे तो लॉन्ग आंसर हो जाएगा, और जब केवल पॉइंट्स आप लिख दोगे ना तो 75 वर्ड्स में हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका शॉर्ट आंसर। तो जितने भी एज में बता रहा हूँ उसको करिए। अभी आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन हम उस तरह से नहीं करवाएंगे। अभी जो हम आपकी क्लास पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड, हमारा मतलब कोशिश, देखो हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को तो लेके चल रहे हैं, हम पढ़ा वैसे ही रहे हैं,
लेकिन आपको लिखने उखने की अभी हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, वो आपको खुद से ही करना है। लिखने की प्रैक्टिस आपकी हम तब करवाएंगे जब आप एक बार प्री के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आपको गाइड करते रहेंगे, गाइड जरूर करेंगे। आपको हम सब बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप करते रहिए। ठीक है, तो आप अपने लेवल पे लिखने का काम अभी से करिए। जब आप बेस्ट तभी करेंगे जब आप अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो आप अगर अभी से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको सारे फैक्ट्स एकदम से लिख लिख कर याद हो जाएंगे। तो आप लोग को मैं यही कहूंगा, मैं तो बताऊंगा, देखो मैं फिर बता रहा हूं कि जब स्टार्ट एक बार ये आप प्री क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए आप लोग को गाइड करेंगे एकदम अच्छे से। लेकिन ये जो प्री वाला समय है, अभी इस समय भी आप जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, आप डेली हैबिट बना लो कि आप एक 75 वर्ड में शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग यानी 200 वर्ड में लिखने की आदत डालो और उसे डेली काउंट करो। ये रोज की आदत डाल लो, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। और आप सभी को एक बात और बता दे रहा हूं कि ये जब आप कर रहे हैं तो आप काउंट कर लीजिए समय। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आपको टोटल कितना समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में टोटल कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 लॉन्ग करने हैं, 10 शॉर्ट करने हैं। थोड़ा मेरी बात समझ लो अभी आप लोग। तो अगर आप 10 लॉन्ग 10 शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा डिवाइड करिए और आप बताइए कि आपको लॉन्ग के लिए कितना समय मिल रहा है, शॉर्ट के लिए कितना। तो आप अभी जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज्यादा समय नहीं देंगे। देखो, जो 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, ये आपका शॉर्ट 75 है कि 125 है, थोड़ा देख के बताओ आप लोग। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, 125, वही मैं डाउट में चल रहा था। 125 है, ठीक है। और आपका जो लॉन्ग है वो 200 में है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपके पास टोटल समय कितना है, 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितने मिनट हो गए, 180 मिनट्स। थोड़ा ध्यान दें आप, 180 मिनट्स हो गए। ठीक है, आप एकदम बहुत क्लियर फंडा है। इस 180 मिनट में से आप 60 मिनट देंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी 60 मिनट्स आपको मिल रहे हैं शॉर्ट्स के लिए, 10 शॉर्ट्स क्वेश्चंस के लिए। और आपको जो है 180 मिनट को आप न मान के चलें, आप लगभग इसको 150 मिनट्स माने, क्योंकि 30 मिनट्स में आप ये मान के चलें कि आप 3 घंटे का है तो आप बीच में वॉशरूम जाएंगे, पानी पीने जाएंगे, तो आपका 20 मिनट तो बर्बाद होना ही है इस प्रोसेस में। और 10 मिनट आपसे जो आपसे साइन वाइन करवाया जाएगा, डिस्टरबेंस होगा, वहाँ भी 10 मिनट आप मान लें। और रिवीजन ववीजन देखने के लिए सारा लिख लेंगे तो चेक भी करेंगे। तो आप इस सारे प्रोसेस में आपका 30 मिनट जाएगा, इससे एकदम जाना ही है। तो आपके पास अब बच्चा 150 मिनट। 150 मिनट जो है उसमें आपको कितने करने हैं, लॉन्ग करने हैं 10। यानी अब आप खुद बताओ, आपको अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, शॉर्ट आंसर लिखना है, तो आपको मिल कितने रहे, 6 मिनट। आपके पास 6 मिनट है शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, और लॉन्ग लिखने के लिए आपके पास 15 मिनट है। ये कुल मिला के आपके सामने मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ। और इसी तरह आप लोग तैयारी करें। आप लोग डेली एक हैबिट बना लें कि आप 6 मिनट का समय निर्धारित करें। और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, 6 मिनट में आप अभी से लिखना शुरू करिए रोज। चाहे आप कम ही लिख पाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, इतना ही समय है, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, शॉर्ट के लिए समय थोड़ा आपको कम लग रहा है, शॉर्ट के क्वेश्चन भी तो इजी होंगे। चलो, आप इसके लिए समय थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट में। ये ज़्यादा बता दिया हूँ, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 180 मिनट टोटल था, ये लॉन्ग के लिए समय थोड़ा मैंने ज़्यादा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। भाई 60 घटा दिए 180 में से तो बचा कितना आपके पास, 120 मिनट बचा। और 120 में से मैंने आपसे कहा कि 30 मिनट आप माइनस कर लो। 30 मिनट किस लिए माइनस कर लो, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में एकदम तय है कि आपको वॉशरूम और आपको ड्रिंकिंग पानी पानी पीने के लिए जाना ही पड़ेगा आपको एक बार। और ये पूरी प्रोसेस और प्लस और चीज़ों को मिला लीजिए रिवाइज वाइज करने को, तो 30 मिनट का समय आपका एकदम बेकार होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है,
तो अब आपके पास केवल 120 मिनट बच रहा है, यानी एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको केवल 12 मिनट का समय मिल रहा है। ठीक है यहाँ पे। अरे भाई अभी फिर मैंने गड़बड़ी कर दी, 120 में से 30 घटाओगे तो 90 बचेगा, यानी एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको सिर्फ 9 मिनट का समय मिल रहा है लॉन्ग आंसर। तो चंचल जी, हम इस 9 मिनट में से आपको एक भी मिनट नहीं दे सकते शॉर्ट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग के लिए 9 मिनट बहुत कम है। अगर आप इस 30 मिनट में से कुछ बचा पाएंगे तभी आप शायद जो है लॉन्ग आंसर में थोड़ा बहुत समय दे लें। सपोज करिए मैंने आपको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, आप इसे 20 मिनट का मान लो, तो भी तब जाके शायद आप एक एक मिनट और ज़्यादा दे पाओ। तो अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि लॉन्ग आंसर, अब फिर एक बार नोट कर लें अपनी कॉपी में, शॉर्ट आंसर जो कि आपको लिखना है 125 वर्ड में, इसके लिए आप 6 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब ये हुआ कि 6 मिनट में आप जितना लिख पाए छोड़ के आगे बढ़िए। मतलब ये नहीं कि हम इसको पहले कंप्लीट कर लें फिर अंत में जो है हम बाकी में से समय निकाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, छूट जाएगा। तो आप एकदम नियम बना लीजिए कि 6 मिनट में जितना लिखोगे बस उतना ही माना जाएगा शॉर्ट आंसर, फिर आगे बढ़ जाओ दूसरे शॉर्ट आंसर के लिए। इसी तरह से लॉन्ग के लिए आप समझ लें कि लॉन्ग के लिए आपके पास 9 मिनट है, 9 से 10 मान लो मैक्सिमम। 9 से 10 मिनट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है और 200 वर्ड में करना है। तो आप ये हैबिट बना लो, आपके पास टोटल जो है आज से, कल से जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार रिवीजन करिए और डेली आप एक लॉन्ग एक शॉर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू करें। और आपको इसके लिए मैं दे रहा हूं केवल 15 मिनट। 5 मिनट आप इसको ऑब्जर्वेशन के लिए लीजिए, मतलब अपने दिन का केवल 20 मिनट आपको देना है, 15 मिनट में लिखना है और 5 मिनट में बस आपको चेक करना है कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं, आपने कितने वर्ड्स में लिख पाए हैं आप, ये बस आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन अभी आप परेशान ना हो, अभी जैसे मैं आपको क्लास, चलो मैं कल से आपको क्वेश्चन भी दूंगा, चलो ठीक है, कल से मैं जो क्लासेज ले रहा हूं उन क्लासेज पे कल से आप सभी को क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा, वेरी सॉरी। बस मैं आपको दे रहा हूं, आप काम करिए। आपको बस इतना ही करना है अभी कि लिखने के बाद आप अपने वर्ड को काउंट कर लें और आप अपनी कॉपी एक बना लें, एक कॉपी ही बना लें सब लोग, डिस्क्रिप्टिव के लिए कॉपी बना लीजिए और वहाँ पे डेली लिखिए। और लिखने के बाद अपना डेट डालिए, जब लिख लीजिए तो आप वहाँ ये लिख लीजिए कि आप आज 6 मिनट में इतने वर्ड लिख पाए थे, ठीक है, और इतने पॉइंट आप कवर कर पाए। इसी तरह लॉन्ग में भी लिख लीजिए कि इतने वर्ड ही लिख पाए। इस तरह आप डेली डेली करेंगे, आपको मैं सच गारंटी के साथ बता रहा हूं कि 3 महीने के बाद एसके सर के स्टूडेंट की वो स्थिति हो जाएगी कि फिर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो उनको रोक पाएगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से। नहीं, आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि जो मैटर है वो तो आपके पास ही है। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल नहीं है, ये जो एग्जाम हो रहा है ये फैक्चुअल एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ 125 वर्ड में आपको देना है, 125 वर्ड में केवल आप फैक्ट ही दे पाएंगे। यहाँ कोई लैंग्वेज का गेम नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था, कोट वगैरह, ये सब देने की जरूरत ही नहीं, ये सब दोगे तो फ्लॉप हो जाओगे आप। इस एग्जाम में टू द पॉइंट लिखना है, जो जितने पॉइंट दे देगा उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। समझ गया आपकी नहीं, 125 वाले क्वेश्चन में पॉइंट ही देना है और 100 आपके जो वो वाले क्वेश्चन है 200 वाले, वहां भी केवल पॉइंट ही देना है। आप केवल पॉइंट ही दे दो, बस ये है कि जैसे 125 वाले क्वेश्चन है तो यहाँ आप केवल 1 2 3 4 करके पॉइंट दे सकते हो, और अगर आपका 200 वाला है तो उसमें हेडिंग डाल के पॉइंट दे के उसको थोड़ा 2 3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। बस इतना ही स्कोप है, इससे ज्यादा कोई स्कोप नहीं है आपके पास। हाँ बिल्कुल एकदम तय है, केवल फैक्ट चेक होगा। आप अगर फैक्ट्स नहीं दे पाए, नॉलेज क्या है, नॉलेज तो वही है ना जो फैक्ट है ना। ये कह लीजिए विजडम चेक नहीं होगा, विजडम का मतलब होता है कितनी तरह से बात को घुमा के लिख रहे हो, नॉलेज ही चेक हो रहा है यहाँ पे, आपको फैक्ट याद है कि नहीं। ठीक है, ये चलिए, आई होप इट इज वेरी क्लियर, लॉन्ग आंसर वाला भी सभी को क्लियर हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये है कुल मिला के मैटर। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, मेरा सभी को समझ में आ गया होगा। मैं डेली क्लास लूंगा, आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसे लिख के प्रैक्टिस करें, और अगर आप चाहते तो भेज सकते हैं मेरे को, लेकिन मैं चेक कर पाऊंगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप इस आशा के साथ भेजिएगा कि सर हमको कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, अगर कभी मेरा मूड बन गया मैं फ्री रहा तो आपका देख के रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आप काम करिए, भेजते जाइए। सभी को गुड नाइट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप सभी के साथ
अगली क्लास में। यूट्यूब की क्लास का टॉपिक जो है सचिन तोमर जी, आपको सुबह में मिलेगा। रोज सुबह आपको टॉपिक मिल जाएगा, शाम को आप करिए। ग्रामर में तो वैसे भी नाउन बताऊंगा तो नाउन आप पढ़ना ही है, तो उसके लिए बस आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। ग्रामर में आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा ब्लूप्रिंट से, बस आपको ये पता चलेगा किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा लिटरेरी टर्म्स में, क्योंकि वहाँ पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा कि इस टॉपिक से आएगा। ठीक है, मैं दोनों के रिलेटेड जो ब्लूप्रिंट है रोज मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को गुड नाइट। ये क्या हो गया भाई?